नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 11 अगस्त 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं दोस्तों कि अगर आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आ रही, चूंकि आजकल मैं ज्यादा वीडियोस डाल रहा हूं, 4 या 5 वीडियोस एक दिन में, तो हो सकता है सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन ना आए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे जुड़ के आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। तो पहला आर्टिकल, आइसोलेटिंग चाइना एज प्रोपोजिशन एंड द रियलिटी। ये आर्टिकल लिखा है एम के नारायण जी ने। एम के नारायण जी कौन है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ये फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यानी जिस पोस्ट पे अभी अजीत डोवल जी बैठे हैं उस पे पहले ये बैठे थे, गवर्नर भी रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के। इनका ये बोलना है कि भाई देखिए, चाइना को दुनिया आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, दुनिया दबाने की कोशिश कर रहा है, दुनिया काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद भी जो चाइना का स्टांस है वो हार्ड ही है, सॉफ्ट नहीं है। चाइना कहीं पे भी अपने स्टैंड को सॉफ्ट नहीं कर रहा है, भले ही यूएसए का उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो ऐसा क्यों है? और इंडिया को और बाकी कंट्रीज को अपने डिसीजंस को बनाते वक्त चाइना के इस स्टांस को कंसीडर करना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं एम के नारायण जी। इस आर्टिकल को देखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे द मेन ब्रिक्स टू यूज इन इंडिया स्टील फ्रेम। सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया है। यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि देखिए, जो सिविल सर्विस का रिजल्ट आया है इसमें बहुत से मार्जिनलाइज सेक्शन है, डिसएडवांटेज सेक्शन है। ये अच्छी बात है। पहले तो देखते हैं इस आर्टिकल लिखा किसने। आर के राघवन जी ने, फॉर्मर सीबीआई के डायरेक्टर रह चुके हैं, इंडियन हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं सिप्रस में। अब देखिए, भले ही इन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें बताई सिविल सर्विसेज के बारे में, कितना मुश्किल एग्जाम है और कितनी अच्छी बात है कि डिसएडवांटेज सेक्शंस, वल्नरेबल सेक्शंस सेलेक्ट हो रहे हैं, बहुत मुश्किल एग्जाम है। बट एक्चुअली में यहाँ पे कुछ खामियां भी बताई हैं इंडियन सिविल सर्विसेज की। अब वो खामियां वैसे तो पर्सनल व्यू पॉइंट है ऑथर का, बट आप कुछ पॉइंट्स की तरह यूज कर सकते हो अगर सिविल सर्विसेज रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ज्यादातर खामियां आईएएस आईपीएस से रिलेटेड बता रखी हैं इस आर्टिकल में, तो उन खामियों को देखेंगे और क्या क्या अच्छी बातें इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में कही है यहाँ पे राघवन जी ने, वो भी देखेंगे। आपको शायद इंटरेस्ट भी करेगा यह आर्टिकल, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग तैयारी भी कर रहे होंगे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। देखिए, कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक रहा है, जो फैलाव रहा है इंडिया में, उसके बारे में बातचीत करी गई है। यह बोला गया है कि शुरू में जब लॉकडाउन लगाया तो कोरोना वायरस के फैलने की स्पीड थोड़ी रुकी, लेकिन हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं की, टेस्टिंग एग्रेसिव नहीं की, जिसके चक्कर में कोरोना वायरस अब इतनी तेजी से फैल रहा है कि उसको रोकना मुश्किल हो गया है। इसके बारे में कुछ बातें हैं, देखेंगे इनको। फिर अगला आर्टिकल है हॉस्पिटल्स एफआईआर। देखिए, अभी रिसेंटली विजयवाड़ा इन आंध्र प्रदेश एंड अहमदाबाद इन गुजरात, यहाँ पे 2 कोविड-19 फैसिलिटीज में आग लग गई। एक कोविड-19 फैसिलिटी तो ऐसी थी कि एक होटल को कोविड-19 फैसिलिटी में बदल दिया गया। आग लग गई। आग लगने के चक्कर में टोटल 19 लोगों की जानें चली गई। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ये जजमेंट को उठाया गया। एक उपहार सिनेमा फायर ट्रेजेडी केस था सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी बॉडीज को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की बॉडीज हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडीज हो, कि भाई देखिए, जो बिल्डिंग कोड है उस बिल्डिंग कोड को आप रिफॉर्म करोगे, और जब भी कोई बिल्डिंग बनाई जाएगी उसमें ट्रेजेडी से रिलेटेड फायर से वो बिल्डिंग वल्नरेबल ना हो, इसके लिए प्रॉपर इंतजाम किए जाएंगे। बट ऐसा किया नहीं गया और अहमदाबाद के आईसीयू में आग लगी, विजयवाड़ा के हॉस्पिटल में आग लगी। इसके चक्कर में जाने चली गई। कुछ बातें इसके बारे में कही गई हैं और इसको सुधारा कैसे जा सकता है, अब जो हो गया है उसके आगे क्या इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, ये बताया गया है। फिर एक ये आर्टिकल है मेकिंग अप फॉर शॉर्टफॉल्स इन जीएसटी कलेक्शन। देखिए, यहां पे शुरुआत से बातचीत बताई गई कि कैसे जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी को लागू करने के लिए स्टेट्स को पटाना जरूरी था, स्टेट्स को अपने खेमे में लाना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे जो स्टेट के टैक्सेस होते हैं, जैसे सेल्स टैक्स, उनको जीएसटी में सब्स्यूम करना था। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी जहां पे सामान बिकेगा वहां पे टैक्स लगाया जाएगा। तो जो लोग सामान को प्रोड्यूस कर रहे थे वो बोलेंगे यार हमें तो नुकसान है, क्योंकि पहले तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी उस स्टेट में कलेक्ट की जाती थी जहां पे वो सामान प्रोड्यूस किया जाता था। तो स्टेट्स को झांसे में लेने के लिए जीएसटी कंपनसेशन का प्रावधान किया गया कि भैया हर साल जितना एस्टिमेटेड नुकसान हो रहा है स्टेट्स को अपने रेवेन्यूज का, उतना सरकार देगी, और साल दर साल 14% के ब्याज, मतलब 14% के इंक्रीमेंट पे ध्यान रख के देगी। मतलब अगर पहले साल में जीएसटी का नुकसान 100 रुपए का हुआ स्टेट्स को, तो उसके अगले साल ऑटोमेटिकली 114 रुपए हो जाएगा। 14% बढ़ा बढ़ा के पैसा मिलेगा स्टेट्स को, ये बोला गया, और 5 साल तक मिलेगा, ये बोला गया। लेकिन भैया कोविड-19 का पैंडेमिक आ गया, अब पैसा देने के लिए है नहीं सरकार के पास।
कंपनसेशन सेस जो बनाया था, जीएसटी सेस देने के लिए, जीएसटी कंपनसेशन देने के लिए एक जीएसटी सेस लागू किया गया था, वो भी पूरा नहीं आ रहा। ये पूरी न्यूज को मैं आपको एक डिटेल में बताऊंगा। और एंड में इसमें ऑथर ने ये भी बताया कि ये जो जीएसटी कलेक्शन कम हो रहा है, इसको कैसे इंप्रूव करके जो बचा हुआ अमाउंट देना है स्टेट्स को, वो कैसे दिया जाए, इसके बारे में भी यहाँ पे कुछ राय बताई गई है, वो भी देखेंगे। फाइनली ये आर्टिकल, अच्छा अगर आपको अपनी अंग्रेजी अच्छी करनी हो तो ये आर्टिकल पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अगर साइकोलॉजिकल इंग्लिश, मुश्किल इंग्लिश को साइकोलॉजी से मिला के अगर आपको पढ़ना हो तो इस आर्टिकल में लिख रखा है। प्लस ये बता रखा है कि कैसे जो सुसाइड है, सुसाइड की वजहें क्या है, क्यों एक पर्सन सुसाइड कर लेता है, और उस सुसाइड को पॉपुलर मीडिया में कैसे डिस्प्ले किया जाता है, कितनी अनफॉर्चुनेट तरीके से उसको पॉपुलर मीडिया में डिस्प्ले किया जाता है, ये बताया गया है। सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड हुआ है या मर्डर हुआ है, जो भी है वो बाद में पता चलेगा, उसके बेसिस पे उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा हुआ है। तो आप चाहो तो पढ़ लो, एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ मुझे कुछ इंपॉर्टेंट समझ में आया नहीं। जिसको अंग्रेजी अच्छी करनी हो, कैट की तैयारी कर रहा हो, वो जरूर पढ़े इसे। आगे, द WHO रेलेवेंस इज फेडिंग। यहां पे क्या बात कही गई है? देखिए, WHO की हैंडलिंग कोरोना वायरस की बिल्कुल सही थी नहीं। उसके बारे में फिर से WHO की कुछ गलतियों को यहां सामने लेके आया गया है और बताया गया है कि WHO कैसे अपने फाइनेंसेस में भी वीक है। कैसे? जो WHO के फाइनेंसेस हैं, दो कैटेगरी के फाइनेंसेस होते हैं WHO के, एक एसेस्ड, एक वॉलंटरी। एसेस्ड जो कि उसके बजट के हिसाब से होते हैं, उसको मिलना ही है। वॉलंटरी जो देश अपने हिसाब से WHO को देता है। और जब देश अपने हिसाब से WHO को कुछ पैसा देगा तो वो देश चाहेगा कि भैया ये WHO हमारे हिसाब से चीजें करे। और शायद उसके चक्कर में ही WHO की जो रिपोर्टिंग थी चाइना में कोरोना के आउटब्रेक की, वो लेट हो गई। वो एक अलग बात है। इस आर्टिकल में क्या बोला गया है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो भाई अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले आर्टिकल से, आइसोलेटिंग चाइना एज प्रपोजिशन and reality. Countries like India must note that despite its brilliance, China is far from being quarantined given its economic clout. यानी कि भले ही इस समय पे हर जगह पे चाइना को दबाने की कोशिश की जा रही है, बट चाइना दब नहीं रहा है किसी भी तरीके से। चाइना क्वारंटीन हो नहीं रहा है। उसकी इकोनॉमिक क्लाउट इतनी बड़ी हो चुकी है कि किसी के सामने दबने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है इंडिया चाइना के बीच में लद्दाख में जो आपका स्टैंड ऑफ हुआ था, उसके बाद बातचीत पे बातचीत, तारीख पे तारीख चल रही है। लेटेस्ट जो तारीख थी इसमें 2 अगस्त थी। 2 अगस्त को फिर से मिलिट्री कमांडर्स ऑफ इंडिया और चाइना मिले। इंडिया का वही स्टैंड था कि अप्रैल में जो स्टेटस को था LAC का वही कर दीजिए। चाइना वाले बोल रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, ये तो हमारे इलाके हैं, आप हमारे इलाके में घुस के बैठे हो। इसके बाद में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब है एस जयशंकर साहब, उन्होंने क्या बोला कि देखिए इंडिया चाइना के जो इकोनॉमिक टाइज हैं और जो हमारे बॉर्डर पे चीजें चल रही हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है। ये नहीं हो सकता कि हमारे बॉर्डर पे जो गड़बड़ चल रही है वो चलती रहेगी और हमारे इकोनॉमिक टाइज नॉर्मल की तरह चलते रहेंगे। ये बात साफ साफ जयशंकर साहब ने बोल दी, लेकिन चाइना को एक्चुअली में कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। जैसे ही एस जयशंकर साहब की ये स्टेटमेंट गई, चाइना का रिपोस्टे मतलब क्या होता है? रिपोस्टे मतलब अगर आपके अगेंस्ट में कुछ बोला गया है तो उसका आप एक तुरंत रिप्लाई दीजिए, एक क्लेवर रिप्लाई दीजिए। तो चाइना ने एस जयशंकर साहब के इसके अगेंस्ट में जो रिपोस्टे दिया, जो रिप्लाई दिया, चाइना ने बोला कि देखिए हमारे जो ट्रूप्स हैं वो हमारी बाउंड्री लाइन के इस तरफ ही हैं। मतलब हम जहां पे हैं वो चाइना का लैंड है, आपका लैंड नहीं है। तो बेकार में सब चीजों के बारे में बातचीत नहीं करिए। उसके बाद चाइना ने फिर से कश्मीर की बात बोल दी। ओके, मतलब चाइना हमारे इंटरनल मैटर में तो इंटरफियर करता ही करता है, प्लस वो हमारी टेरिटरी में घुस के बोलता है कि वो अपनी टेरिटरी में है। कुल मिला के अब ये जो समझता हुआ नजर आ रहा है कि चाइना का वापस जाना काफी मुश्किल है। चाइना के इस एक्शन को काउंटर इसी बेसिस पे किया जा सकता था कि इंटेलिजेंस हमारी स्ट्रांग होती। जब वो एंटर कर रहे थे इस इलाके में तभी उनको रोक दिया जाता, उस समय उनको रोका नहीं गया और अब वो वापस जाने के मूड में है नहीं। अब वो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो देखिए समय ही बताएगा। अब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की जाए, इस समय पे यूएसए और चाइना के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब है। एक कोल्ड वॉर से छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। यूएस एक तरफ, चाइना एक तरफ। यूएस लगातार चाइना पे अटैक कर रहा है और चाइना भी लगातार काउंटर अटैक कर रहा है यूएस पे। तो यूएस ने चाइना के ऑफिशियल्स पे सैंक्शन लगाया, जो कि हांगकांग को लीड कर रहे हैं। चाइना ने यूएस के बहुत सारे ऑफिशियल्स पे सैंक्शन लगा दिया। तो आप देखिए एक ट्रेंड बनता नजर आ रहा है। इतने साल से कोऑपरेट कर रहे थे यूएसए चाइना एक दूसरे के साथ साथ, और आज इस लेवल का कन्फ्रंटेशन आ गया है इन दोनों के बीच में। और आज इस लेवल का कन्फ्रंटेशन है कि यूएसए ढूंढ रहा है ऐसे एलाइज जो उसकी ग्रुपिंग में आ सके, चाइना ढूंढ रहा है ऐसे एलाइज
जो कि उसके ग्रुपिंग में आ सके। तो एक कोल्ड वॉर बनता नजर आ रहा है जिसमें मिलिट्री मसल का भी इस्तेमाल हो सकता है नियर फ्यूचर में। अब तक फॉर्चुनेटली नहीं हुआ है, भगवान करे हो भी ना, बट बिल्कुल हो सकता है। अब बात यह है कि यूएसए जो दोस्त ढूंढ रहा है वो दोस्त ढूंढ रहा है एशिया में। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज को यूएसए अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहा है जिनका नेबर चाइना है। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी साउथ ईस्ट एशियन नेशन हो गया, आपका वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया। अब ये जो नेशंस हैं, वियतनाम फिलीपींस जैसे हैं, ये चाइना से काफी परेशान है। इनके दिमाग में ये कोई डाउट नहीं है कि भाई चाइना के इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशन है, एम्बिशंस है। जो चाइनीज प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, इनका एक अथॉरिटेरियन व्यू है, ये एक डिक्टेटर है, ये एक टोटलिटेरियन अंपायर के हेड है। तो इनका जो व्यू पॉइंट है वो एक कॉलोनियल व्यू पॉइंट है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि एशिया में या एशिया पैसिफिक रीजन में चाइना को बहुत प्यार करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि चाइना का नेबर होके यूएस के ग्रुपिंग में आ जाना, इस बात का रिस्क ये कंट्रीज उठाना नहीं चाहती। उसका रीजन ये भी है कि यूएसए जब भी कहीं पे इन्वॉल्व होता है वो अपने इंटरेस्ट की वजह से इन्वॉल्व होता है। और हर कंट्री को ये डाउट है कि कल की डेट में अगर यूएसए के इंटरेस्ट पूरे हो जाते हैं और यूएसए का कोई फॉर्मल अरेंजमेंट हो जाता है चाइना के साथ, तो ये लोग सेक्लूड हो जाएंगे। अभी के लिए तो चाइना बढ़ चढ़ के बोल रहा है कि हाँ भाई अभी के लिए यूएसए बढ़ चढ़ के बोल रहा है कि हम चाइना के अगेंस्ट हैं, हम उन लोगों की मदद करेंगे जिनको चाइना दबा रहा है। लेकिन कल क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। ऊपर से ये जो रीजन है साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है और आपका जो साउथ चाइना सी वाला रीजन है, वहां पे जो चाइना का लैंड ग्रैब रहा है वो बिल्कुल तेजी पे है, खासकर साउथ चाइना सी में। इसके बारे में देखिए आगे मैंने लिख भी रखा है। सबसे पहले तो बीजिंग ने हांगकांग को कब्जा लिया। उन्होंने 1 कंट्री 2 सिस्टम्स का वादा किया था पूरी दुनिया को, और उस वादे को उन्होंने तोड़ दिया और हांगकांग को उन्होंने कब्जा लिया। तो चाइना के इंटेंशन साफ साफ पता चल गए। साउथ चाइना सी में चाइना रैम्पेंट तरीके से जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहा है, अपना समुद्र को हड़पने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे समुद्र जमीन एक ही चीज समझिएगा, वो ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को हड़पने की कोशिश कर रहा है। 1970s में ये जो पैरासाइल आइलैंड से इनको हथिया लिया वियतनाम से। फिर 1990s में जो मिस्चीफ रीफ है स्प्रैटली आइलैंड्स में साउथ चाइना सी में, ठीक है, उसके ऊपर कब्जा जमाया। 21st सेंचुरी में चाइना इस तरीके की टैक्टिक्स को उसी तरीके से परस्यू कर रहा है। अच्छा, ये सब आइलैंड कहां पे है दोस्तों, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर स्कैरल बोरो शॉल है, यहां पे भी आप देखिए कि जो चाइनीज शिप्स हैं वो फिलीपींस की नेवी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आए। जबकि अभी आप मैप देखोगे ना तो ये जो स्कैर बोरो शॉल है ये फिलीपींस के बिल्कुल पास है। चलिए मैप देख ही लेते हैं एक बार। ये देखिए दोस्तों, ये साउथ चाइना सी आपको नजर आ रहा है, यहां पे आपको नजर आ रहा है वियतनाम, दिस इज वियतनाम। अब ये पैरासल आइलैंड्स कितना पास नजर आ रहे हैं दोस्तों, ये देखिए यहां पे स्प्रैटली आइलैंड्स आपको नजर आ रहे हैं। स्कारबोरो शॉल कहां नजर आ रहा है, तो देखिए इधर आ जाते हैं, ये आपको स्कारबोरो शॉल नजर आ रहा है। अब एक बार के लिए आप डिस्टेंस देखिए स्कारबोरो शॉल का चाइना से, ये इतना बड़ा डिस्टेंस, और फिलीपींस से डिस्टेंस दीजिए इतना बड़ा। लेकिन तब भी चाइना क्या बोल रहा है कि ये स्कारबोरो शॉल हमारा है, फिलीपींस का नहीं। फिलीपींस बोलेगा अरे भाई ये तो हमारे पास है, लोकेशन तो देख लो। तो चाइना बोला नहीं, कोई लोकेशन नहीं, ये देखिए ये रही 9 डैश लाइन, और इस 9 डैश लाइन के अंदर जो भी आएगा वो हमारा होगा। मतलब सीधे ही सीधे गुंडई दिखाने वाली बात हो गई यहाँ पे, चाइना की खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है। और वही पॉइंट जो मैंने हर बार बोला है, इस कोरोना पैंडेमिक के टाइम पे जब पूरी दुनिया इतनी परेशान है, इस समय पे कॉलोनियल एटीट्यूड दिखाना, दूसरे के लैंड ग्रैब करना, ये सब चाइना कर रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं किस तरीके का कॉलोनियल माइंडसेट है, किसी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ। उसके बाद चाइना को काउंटर भी कर रहे हैं देश भाई, ऐसा तो है नहीं कि चाइना के सामने झुक जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है इसको काउंटर करेंगे। तो काउंटर करने के लिए आप देखिए यूएस ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिप्लॉय कर दिया साउथ चाइना सी में। उसके बाद साउथ ईस्ट एशियन नेशंस भी चाइना के अगेंस्ट बोल रहे हैं। इंडिया के साथ गलवान वैली में इंसिडेंट हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी ओपनली चाइना के अगेंस्ट बोल रहा है। उसके बाद भी चाइना किसी के सामने दब नहीं रहा। चाइना इज स्टिल, आप कह सकते हो कि स्टबॉर्न, वो किसी के सामने भी दब नहीं रहा है। चाइना को अच्छी तरीके से पता है कि उसके एडवांटेज क्या है। ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल इकोनॉमी पे चाइना का क्लाउड चल रहा है, इसलिए इंटरनेशनल लॉ को वो खुलेआम तोड़ रहा है। रीजनल कंसर्न्स को वो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहा है, वो सिर्फ अपने कंसर्न्स को देख रहा है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या चाइना का ये स्टैंड सही है, क्या कुछ कंट्रीज चाइना के साथ दुश्मनी नहीं अफोर्ड कर सकती। बिल्कुल सही है दोस्तों, मैं बताता हूँ कैसे। ये ऑथर एक्चुअली बता रहा है, मैं बताना मतलब ऑथर बता रहा है।
ऑस्ट्रेलिया इसका एक एग्जाम्पल है। पिछले कुछ महीनों में आपको सुनने में आया होगा कि ऑस्ट्रेलिया बहुत वोकली चाइना के अगेंस्ट बोल रहा है। क्वाड का मेंबर भी ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इस क्वाड को एक एंटी चाइना कोalition की तरह देखा जाता है। लेकिन वॉशिंगटन में अभी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइकल आर पोम्पियो थे, यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मार्क एस्पर थे, वहां पे ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर भी थे। और इन्होंने पता है स्टेटमेंट क्या दी? इन्होंने स्टेटमेंट दी कि चाइना इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया सीधे सीधे ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो चाइना के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, क्योंकि चाइना और ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमिक एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया ने भले ही चाइना से डिमांड करी है कि भैया कोरोना में एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया चाइना के साथ अपने इकोनॉमिक लिंक्स को तोड़ रहा है। इकोनॉमिकली एंगेज करेगा और सीधे सीधे ऑस्ट्रेलिया चाइना के इंटरेस्ट के अगेंस्ट बात नहीं करेगा, ये ऑस्ट्रेलिया ने साफ साफ बोल दिया। उसी तरीके से यूके की तरफ से भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट आ रही है। जो यूके के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है फॉर फॉरेन कॉमनवेल्थ अफेयर्स, डोमिनिक रैब, उन्होंने पार्लियामेंट में क्या बोला? यूके वांट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद चाइना, कुड वर्क विद चाइना एंड दैट देयर वाज इनॉर्मस स्कोप फॉर पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव अरेंजमेंट। तो भले ही हुआई का जो इक्विपमेंट है उसके यूज को यूके में बैन करने की बात की जा रही है, कुछ स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी एक अच्छी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव अरेंजमेंट ये लोग चाहते हैं चाइना से। तो कुल मिला के बात ये है कि सच में ग्लोबल इकोनॉमी पे चाइना का कंट्रोल है और दुनिया भर की कंट्रीज चाइना के साथ सीधे सीधे पंगा लेना नहीं चाहती हैं। तो जब ये चीज हमारे सामने समझ में आ रही है तो इस बात को इंडिया को भी कंसीडर करना पड़ेगा अपने फॉरेन पॉलिसी रिलेशन में। इंडिया का जो इमीडिएट नेबरहुड है वो बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज हो रखा है। नेपाल के साथ हमारे इश्यूज चल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे इश्यूज चल रहे हैं। पाकिस्तान नेपाल दोनों अपने मैप को अमेंड करके इंडिया की टेरिटरी को अपने अंदर मिला चुके हैं। बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस इमीडिएटली खराब है नहीं, बट चाइना पूरी तरीके से बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स में घुस के इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देने की बात करवाना चाहता है। वो स्टेटमेंट्स आते हैं या नहीं आते हैं वो तो आने वाले फ्यूचर में पता चलेगा। अब आप में से बहुत लोग बोलोगे कि चाइना एक्चुअली में ऐसा कर क्यों रहा है। एक और पॉइंट, हमारी जो चाबहार पोर्ट पे जो डोमिनेंस थी उसको भी चाइना खत्म करने की कोशिश कर रहा है। $400 बिलियन का अभी एक एग्रीमेंट हुआ है ईरान के साथ, जिसके बाद जो रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट था हमारे पास, चाबहार जाहेदान रेलवे लाइन, उसको कैंसिल कर दिया गया। अब एक चीज आप लोगों के दिमाग में आएगी, ये आर्टिकल में लिखा नहीं है कि एक्चुअली में चाइना कर क्यों रहा है। इंडिया के साथ ऐसी क्या दुश्मनी है उसकी? कोई दुश्मनी नहीं है दोस्तों। बात यह है कि इंडिया चाइना की जो डिजाइन से दुनिया की इकोनॉमी को लेके उसको काउंटर कर रहा है। हम लोग चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं बने। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है किसका? जी जिनपिंग का। इस प्रोजेक्ट के थ्रू जी जिनपिंग चाइना की डोमिनेंस को दुनिया भर में फैलाना चाहते हैं और दुनिया भर की इकोनॉमीज को चाइना के सबसर्विएंट करना चाहते हैं, बट इंडिया ने ऐसा होने नहीं दिया। एक इंडिया एक इतना बड़ा पावर है जो चाइना को एक कंपटीशन दे सकता है आगे आने वाले समय में। अभी तो देखिए कोई कंपटीशन नहीं है, बट 2050 तक तो चाइना का एक मेजर कंपटीटर की तरह इंडिया निकल के सामने आएगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का इंडिया पार्ट बन नहीं रहा है। तो जो चाइना की इकोनॉमिक एंगेजमेंट और इकोनॉमिक डीपनिंग है इंडिया के साथ, वो एक लिमिट से ज्यादा आ नहीं पा रही। एफडीआई और एफआईआई भी जो चाइना से इंडिया में आ रही थी उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया गया। तो ये सब चीजें एक्चुअली में चाइना को पसंद आ नहीं रही है, जिसकी वजह से इस तरीके के स्टेप्स चाइना की तरफ से आ रहे हैं। ओके, आगे आने वाले समय में क्या होगा ये तो देखिए अब समय ही बताएगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। The main bricks to use in India's steel frame. Compassion and honesty are what must guide successful entrants into still fiercely competitive civil services. भाई सिविल सर्विसेज एग्जाम का रिजल्ट आया, जिसका हुआ उनको बधाइयां, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल पूरे दम के साथ लग जाइए अपनी तैयारी में। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं मेरे स्टूडेंट्स कि सर फोकस नहीं आ पा रहे हैं। देखिए मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर आपको कोई चीज चाहिए ही चाहिए तो आपका फोकस उसके ऊपर आना चाहिए, और अगर आपका फोकस किसी एक चीज की तरफ नहीं आ रहा तो मतलब आपको वो चीज चाहिए नहीं। बहुत सिंपल लॉजिक है। अब अगर बात की जाए सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करने की, तो यूपीएससी ये जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट कराता है, दिस इज बेसिकली अ वेरी टफ एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि भैया हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है और उस डाइवर्सिटी में एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच को इस्तेमाल करना ये अपने आप में एक बहुत मुश्किल बात है। बट इसको एक्चुअली इंडिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। लाखों की तादाद में लोग हर साल एग्जाम देते हैं, और यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात कही गई है। ऑथर ये बोल रहा है कि प्रिलिमिनरी एग्जाम आज की डेट में बहुत टफ हो गया। ये प्रिलिमिनरी एग्जाम मैक्सिमम लोगों को इनिशियल स्टेजेस में ही निकाल देता है, जबकि ऑथर ये बता रहा है
कि जब ऑथर ने 1960s में सिविल सर्विसेज का एग्जाम अटेम्प्ट किया था तब केवल 15,000 से 20,000 लोग पेपर देते थे। उस समय पे भी लगभग 900 सीटें होती थी। आज की डेट में लाखों की तादाद में लोग पेपर दे रहे हैं, उस आज भी केवल लगभग 900 सीटें हैं। तो मतलब आज की डेट में एग्जाम जो है वो काफी टफ हो गया है। 304 लोग जनरल कैटेगरी के सिलेक्ट हुए हैं, 78 ईडब्ल्यूएस के, बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनके बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। बैकवर्ड क्लासेस 251, शेड्यूल कास्ट 129, शेड्यूल ट्राइब 67। इसके थ्रू बताने की क्या कोशिश की जा रही है, वुमेन कैंडिडेट्स 150, कि भाई डाइवर्सिटी ऑफ सिलेक्शन हुए हैं सिविल सर्विसेज में। गरीब घर के बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, जम्मू से बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, वुमेन कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं, डिसेबल्ड बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये सब तो चीजें देखिए अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीजें यहां पे ऑथर ने अगेंस्ट बोली है सिविल सर्विसेज के। यहां ये जो माई रिजर्वेशन करके लिखा हुआ है ना, ये ऑथर का रिजर्वेशन है। एक्चुअली ऑथर क्या बोल रहा है कि देखिए दो सर्विसेज की फंक्शनिंग पे कुछ सवाल उठाए गए हैं। एक है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और एक है इंडियन पुलिस सर्विसेज। इन्हीं दो सर्विसेज के पीछे दुनिया पागल है, आप लोग भी पागल हो। आप लोग अगर कल की डेट में यूपीएससी में सिलेक्ट हो भी जाते हो और मान लीजिए आईएएस आईपीएस नहीं मिला आपको, तो आप लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेट से लोगे, यार आईएएस आईपीएस बनना था यार, ये कहां इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज में आ गए, कहां इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में आ गए, कहां इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में आ गए। आपको मजा सा नहीं आएगा। आपको मजा कब आएगा, जब आप आईएएस बनोगे या आईपीएस बनोगे। अगर इन दोनों के अलावा कोई और पोस्ट मिल गई तो आप बोलोगे यार स्टेट पीसेस दे लेते हैं, एसडीएम बन जाते हैं, कहां चक्कर में फंस गए। तो आईएएस और आईपीएस नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोस्टें हैं, लेकिन कहीं कहीं पे यह बोला गया है कि कुछ आईएएस और आईपीएस पुअर सिटीजन्स की तरफ ग्रेटिट्यूड नहीं रखते हैं। ओके, सिविल सर्विसेज का एक मेजर एलिमेंट क्या है कि जिस तबके को आप सर्व कर रहे हो उस तबके की तरफ आप ग्रेटिट्यूड रखो, और कभी कभी ये लोग ग्रेटिट्यूड रखते नहीं है। आईएएस का जो हेड होता है एक डिस्ट्रिक्ट में होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, पुलिस का डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये दोनों बहुत पावरफुल और विजिबल सिंबल्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। हमारे देश में 739 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इतने ही कलेक्टर और एसपी। अब जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो लगातार ये चाह रही है कि भैया डिस्ट्रिक्ट्स को ज्यादा किया जाए। वो ये डिस्ट्रिक्ट्स को ज्यादा क्यों करने की बात करती हैं, देखिए जब डिस्ट्रिक्ट ज्यादा होंगी तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एक छोटे इलाके को देखेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ी है, मान लीजिए लखनऊ डिस्ट्रिक्ट की बात कर लीजिए, अब लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम है दोस्तों, वो इतने बड़े इलाके को देखेगा कि भाई उसकी कैपेसिटी के बाहर हो जाएगा कि लखनऊ जैसी इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट के इलाके का एडमिनिस्ट्रेशन वो अकेले बैठ के कर पाए। वर्चुअली इंपॉसिबल है। तो उसके दिमाग से कुछ चीजें निकल भी जाएंगी। तो जो रियल में होता है ग्राउंड में, जितना मुश्किल काम करना, हमें उतना मुश्किल दिखता नहीं। हम क्या देखते हैं, हम पिक्चरें देखते हैं। तो शादी में जरूर आ रहा आपने देखी, राजकुमार राव 4 साल में उन्होंने आईएएस क्वालिफाई किया और भैया वो डीएम बन गए, और डीएम बन के एक लड़की से बदला ले रहे हैं। मतलब यही काम बचा है आईएएस को करने को, और कुछ तो बचा ही नहीं। 4 साल में वो क्वालिफाई करने के बाद लखनऊ के डीएम बने कैसे, ये समझ में नहीं आया। खैर वो एक अलग चीज है। तो कुल मिला के बात ये है, यहाँ पे गलतियां क्या पॉइंट की जा रही, गलतियां ये पॉइंट की जा रही कि देखिए डिस्ट्रिक्ट्स का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, और एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, एक डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। इनकी जो एफिशिएंसी है काम करने की वो अच्छी तब होगी जब ये सीधे सीधे लोगों के साथ मिल सके। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट बड़ी होंगी और ऑफिशियल एक होगा तो वो सीधे सीधे लोगों के साथ मिल नहीं सकते। इसलिए बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहती हैं, लेकिन ज्यादा डिस्ट्रिक्ट बनाने का असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा नहीं, क्योंकि जब ज्यादा डिस्ट्रिक्ट बनाओगे आप तब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ज्यादा बनेंगे, और ज्यादा पैसा खत्म करने के चक्कर में सरकार है नहीं। लेकिन अगर छोटी डिस्ट्रिक्ट बनती हैं उससे ऑफिशियल ज्यादा होंगे, तो ज्यादा ऑफिशियल्स होंगे कम अमाउंट ऑफ इलाके में, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज्यादा अच्छी तरीके से होगा। लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स के साथ बहुत आसानी से मिल सकेंगे, ठीक है, और लोगों को भी लगेगा कि हाँ भाई ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं ये हमारे लिए अवेलेबल है। अभी के केस में क्या होता है कि जो कलेक्टर होता है और जो एसपी होता है उसके साथ लोग मिल ही नहीं पाते, और जो गरीब तबका होगा उसको क्या लगेगा कि यार ये कलेक्टर एसपी तो बड़े लोग हैं, ये हमसे कहां ही मिलेंगे। इससे एडमिनिस्ट्रेशन की एक बैड लाइट जाती है, जबकि बेसिकली कलेक्टर और एसपी को इसीलिए अपॉइंट किया गया है क्योंकि इनको गरीबों की सेवा करनी है, और वो गरीब ही जब इनसे नहीं मिल पाएंगे तो ऑब्वियसली बात है एडमिनिस्ट्रेशन की जो लाइट है लोगों के दिमाग में, जो एडमिनिस्ट्रेशन का व्यू पॉइंट है लोगों के दिमाग में, वो खराब होगा। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि आईएएस आईपीएस में अच्छे लोग नहीं जा रहे, कुछ ऐसे यंग ऑफिसर्स जा रहे हैं। आप में से भी जब कुछ लोग आईएएस आईपीएस बनोगे, ऑब्वियसली बात है आप लोग इंश्योर करोगे कि आपके जो नीचे लोग हैं आप उनकी माइजरीज का ध्यान रखो, अपना हार्ट और सोल लगा दो उसमें। लेकिन हर कोई इंसान ऐसा नहीं होता। इस तरीके के ऑफिसर्स को बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन
क्या आपको लगता है कि सारे कलेक्टर ऐसे होंगे? क्या आपको लगता है कि सारे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऐसे होंगे? क्या आपको नहीं लगता कि कुछ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और आईपीएस ऐसे होंगे जो पैसे लेके किसी के मर्डर केस को दबा दें और किसी गरीब को फंसा दें? बिल्कुल होंगे। तो जरूरी ये है कि हमको सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा करना हो कि ऑफिसर्स कुछ इस तरीके से आए जो अपने दिल जान सब कुछ लगा दें लोगों की सेवा में। ओके, अब ये सब बातें कहने में तो बड़ी आसान है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। तो अभी के लिए तो गरीबों के दिमाग में ये है कि ये जो कलेक्टर और जो एसपी है ना भाई, ये तो केवल अमीर लोगों से ही मिलते हैं, पुअर लोगों से मिलते हैं नहीं। तो इस समय पे जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ अमीरों की बात सुनेगी, गरीबों की बात सुनेगी नहीं। एक और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, यहाँ पे लोअर लेवल की ब्यूरोक्रेसी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ आईएएस आईपीएस नहीं है, आईएएस आईपीएस कोई खुदा नहीं है, वो काम तब कर पाते हैं जब नीचे के लेवल लोग उनको मदद करते हैं काम करने के लिए। ओके, अब जो लोअर लेवल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी है वो अपने आप में करप्ट है। लोअर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या सोचती है कि भैया हमें तो अच्छी सैलरी भी नहीं मिलती, हमें तो एक आईएएस आईपीएस जितनी सुविधाएं भी नहीं मिलती, हम तो ऊपर के पैसे से ही अपना खर्चा चलाएंगे। तो ये जो लोअर लेवल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी इनसेंसिटिव हो जाती है और ये इलीगल ग्रेटिफिकेशन मांगती है, मतलब पैसा मांगती है। कुछ भी काम कराना हो तो हमको पैसा दीजिए। अब इस चीज को प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल करप्शन वेस्टर्न कंट्रीज में भी है, बट वेस्टर्न कंट्रीज में करप्शन कैसा है कि लीगली अगर किसी ऑफिसर को कुछ करना है, उसको वो लीगली करने से रोकने के लिए आपको उसे पैसा देना पड़ेगा। कुछ लोग लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे। इंडिया में अगर आपको जो लीगली करवाना है उसे करवाने के लिए पैसा देना पड़ेगा। मतलब इंडिया की हालत वेस्ट से भी ज्यादा बुरी है। वेस्ट में भी करप्शन चल रहा है, लेकिन वेस्ट में जो भी लीगली इंटाइटल काम करना है वो ऑफिसर कर देगा। अगर आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो उस ऑफिसर को करप्शन का पैसा देके आप उसको वो काम करने से रोको। इंडिया में क्या है, जो काम सही है वही करवाने के लिए पैसा देना पड़ेगा, और ये हमारे सिविल सर्विसेज को बुरा करता है। और एक्चुअली यहां पे सिविल सर्विसेज ग्रुप ए की ही नहीं, ग्रुप बी की भी बात हो रही है। तो इन सब चीजों को सुधारने की जरूरत है। फिर स्टेट ऑफ द पुलिस को भी यहाँ पे सुधारने की जरूरत है। हमारे देश में 15,000 पुलिस स्टेशन है, सब खराब नहीं है। बहुत सारे ऐसे पुलिस स्टेशन है जो नॉट सो लिटरेट और पुअर पीपल के लिए दिन रात काम करते हैं। उनका एक ऐसा रिकॉर्ड है कि भाई हाँ, इन्होंने लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया, गरीबों के लिए। लेकिन कुछ ऐसे पुलिस स्टेशन भी हैं जो भाई गरीबों को दबाते हैं, ओके, उनको मारते हैं। आप देखिए कस्टोडियल डेथ्स जो कि हुई थी अभी तमिलनाडु में। तो पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों का खौफ होता है एक सिटीजन के अंदर में, ठीक है। आप देखोगे नॉर्मल कर केसेस में लोग पुलिस वालों से डरते हैं, ओके। तो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन जल्दी एक पुलिस वाले के पास जाएगा नहीं अगर वो उससे थोड़ा घबराता होगा। तो यहां पे जरूरी ये है कि जो नए आईपीएस रिक्रूट होके जा रहे हैं उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है कि उनके नीचे जो ऑफिसर्स हैं वो उन नीचे वाले ऑफिसर्स को थोड़ा मोटिवेट करें और उनसे बोले कि भाई देखिए आप लोगों की मदद करिए, ओके। अपने सबऑर्डिनेट रैंक्स के अंदर में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्बाइब करने का जॉब है इन आईपीएस ऑफिसर्स के पास। और इन आईपीएस ऑफिसर्स को ये इंश्योर भी करना है कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस पुलिस में ना रहे। और फाइनली बोला गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया था आईपीएस और आईएएस में, इस कॉन्फिडेंस को जिंदा रखने की जरूरत है, ना कि तोड़ने की जरूरत। और ये आप लोग जैसे लोगों के ऊपर है जो कल की डेट में सिलेक्ट होके आईएएस आईपीएस बनोगे। तो ये सब बातें इस आर्टिकल में बताई गई हैं। आगे चलते हैं। मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, एग्रेसिव टेस्टिंग एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अलोन कैन कंटेन द वायरस स्प्रेड। भैया एक्सटेंडेड लॉकडाउन लगा हमारे यहाँ, महीनों तक चलता रहा, 2-3 महीने। तो शुरुआत में जो नोवेल कोरोना वायरस था उसके फैलाव को तो हमने थोड़ा बहुत रोका, लेकिन बाद में जो टेस्टिंग थी वो कम हुई, जो लोगों की ट्रेसिंग थी वो कम हुई, उनका जो क्वारंटीन था वो कम हुआ। उसके चलते में भैया वायरस लगा फैलने। अभी के लिए चल के आ रहा है सिचुएशन, शुरुआत में 168 दिन लगे 10 लाख केसेस करने में, तो 16 जुलाई को 10 लाख केसेस हुए। उसके बाद 21 दिन में 20 लाख केसेस, मतलब अगले 10 लाख होने में केवल 21 दिन, और पहले 10 लाख होने में 168 दिन। मौतें भी बढ़ रही हैं। 6 अगस्त को 41,641 मौतें हो चुकी हैं। रिसेंटली प्रतिदिन के केसेस भी ज्यादा आ रहे हैं और मौतें भी ज्यादा आ रही हैं। जो डेथ्स पर डे था 9 अगस्त को 1,000 क्रॉस कर गया। मिड जुलाई द डेली फ्रेश केसेस रिपोर्टेड वर वेल अंडर 35,000। मिड जुलाई तक 35,000 से कम केसेस आ रहे थे कोरोना वायरस के दिन में, अब 50,000 से ज्यादा आ रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों में तो 60,000 से ज्यादा आ रहे हैं। अभी के लिए देखिए अगस्त 3 से लेके अब तक प्रतिदिन के जो केसेस इंडिया में आ रहे हैं कोरोना वायरस के वो यूएसए से भी ज्यादा है। तो मतलब जो सिचुएशन है कोरोना वायरस के इंडिया में वो बहुत ज्यादा खराब चल रही है। उसके आगे कुछ और डाटा दिया गया। क्या डाटा है
कि भैया जो पिछले 7 दिन का एवरेज टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है वो 9.4%, मतलब अगर 100 लोगों का टेस्ट किया गया है तो उसमें से 9.4 लोग, या फिर मान लीजिए 1000 लोगों का अगर टेस्ट किया गया है तो लगभग 94 लोगों को कोरोना वायरस निकला है। तो कुल मिलाकर ये भी पता चल रहा है कि जो नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल है ना वो भी ज्यादा है। तो अगर नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल ज्यादा है तो टेस्ट करने की जो जरूरत है ना वो भी ज्यादा है दोस्तों। लेकिन जो टेस्टिंग नंबर्स है हमारे देश में पर मिलियन पॉपुलेशन वो कम है। ओनली 14,000 पर मिलियन पॉपुलेशन की टेस्टिंग रेट चल रहा है, जो कि अभी कम है। और प्रॉब्लम एक और है दोस्तों कि दिल्ली, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स में रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। अब बात यह है कि ये जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है इसकी टेस्ट एफिशिएंसी पे बहुत से सवाल उठ रहे हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये रैपिड एंटीजन टेस्ट केवल इंडिया में नहीं, यूरोप की भी बहुत सी कंट्रीज में हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल इंडिया वाले ही इस रैपिड एंटीजन टेस्ट को कर रहे हैं, यूरोप में भी हो रहा है। क्योंकि जो आरटीपीसीआर वाला जो टेस्ट है जिसमें आपका नस्ल स्वैब लेते हैं उसको करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें समय लगता है, बट ये रैपिड एंटीजन टेस्ट जल्दी हो जाता है। तो दिल्ली में बहुत हद तक इस टेस्ट का प्रयोग किया जा रहा है। उसके चलते कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में नंबर कम रिपोर्ट हुए कोरोना वायरस के वो इसकी वजह से हुए। एक और बात समझ में आ रही है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कितने टेस्ट हुए एक दिन में कोरोना वायरस के ये बताता है, लेकिन ना ही स्टेट्स और ना ही हेल्थ मिनिस्ट्री ये बताती है कि कितने टेस्ट रैपिड एंटीजन किट से हुए और कितने टेस्ट आरटीपीसीआर से हुए। और ना ये बताते हैं कि आरटीपीसीआर में कितने पॉजिटिव आए और ना ये बताते हैं कि रैपिड एंटीजन टेस्ट में कितने पॉजिटिव आए। प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी है, ब्रेकअप नहीं दिया गया है। टोटल टेस्ट कितने हुए इसकी रिपोर्टिंग होती है, बट उन टेस्टों में नस्ल स्वैब या आरटीपीसीआर कितने हुए ये नहीं बताया जाता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट कितने हुए ये नहीं बताया जाता। और सबसे बड़ी बात, आरटीपीसीआर में पॉजिटिविटी रेट कितना है, रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिविटी रेट कितना है। अगर ये कंपैरिजन डाटा हमारे पास होता तो हम ये समझ पाते कि एक्चुअली में हमारी कोरोना हैंडलिंग कैसी चल रही, बट ये डाटा हमारे पास है नहीं, जिसके चलते सरकार पे अक्सर कर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। तो इस आर्टिकल में इतनी काम की चीजें थी दोस्तों। कुछ स्टेट वाइज डाटा दे रखा है कि केरला में कितने केसेस हैं, आंध्र प्रदेश में कितने हैं, कर्नाटका में कितने हैं, उसमें उतना जाने की जरूरत है नहीं क्योंकि इन केसेस के नंबर्स अभी भी बदलेंगे। जो मेन चीज है कि टेस्ट ब्रेकअप ये नहीं बताया गया, ये इस आर्टिकल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, हॉस्पिटल्स एफआईआर, हेल्थ केयर सेंटर्स लैक फायर सेफ्टी बिकॉज गवर्नमेंट्स प्ले लिप सर्विस टू रेगुलेशन। यहां क्या बोला जा रहा है भैया, विजयवाड़ा इन आंध्र प्रदेश और अहमदाबाद इन गुजरात, यहां पे लग गई आग और उस आग के चक्कर में टोटल 19 लोगों की जानें चली गई। सोचिए, आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट में एक आदमी बीमार पड़ा है, उसको ये लग रहा है कि चलो मैं कम से कम हॉस्पिटल में तो हूं, मेरा कम से कम इलाज तो भी हो रहा है। यहां पे लोगों को क्या लगेगा कि भाई हम एक सिक्योर फैसिलिटी में, बट आप सिक्योर फैसिलिटी में है नहीं, आग लग गई। 11 लोग आंध्र प्रदेश के इंसिडेंट में मर गए, बाकी लोग आपके अहमदाबाद में मर गए। तो ये सोचिए दोस्तों कि जो गुजरात का जो हॉस्पिटल का इंटेंसिव केयर यूनिट था, यहां आग लग गई और आग लगी तो कोई एग्जिट था ही नहीं, लोग बाहर निकल ही नहीं पाए। अब जब लोगों की जाने जाएंगी तो ब्लेम गेम शुरू होगा, तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती। तो जो सिविक और फायर अथॉरिटीज हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की, वो क्या बोलेंगी कि भैया इन बिल्डिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिल्डिंग पे पड़ती है। यानी ये बिल्डिंग वाला खुद सेल्फ रिपोर्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट को, बताएगा कि हाँ भाई हमने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया है गवर्नमेंट से कि नहीं लिया। ये बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिए अपना हॉस्पिटल का बिजनेस चला रहे हैं। ये जो होटल था जिसको कोविड-19 फैसिलिटी में बदला गया, ये होटल ने अपने इलेक्ट्रिकल अपग्रेड को टाइम पे किया नहीं। ओके, तो इसकी वजह से यहां पे आग लग गई। तो कुल मिला के जो स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज है वो क्या बोल रही हैं कि ये जो हॉस्पिटल्स थे, ये जो होटल्स थे, इनको खुद रेगुलेशन करना चाहिए था, इनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना चाहिए था। ये नॉर्म्स के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं तो आग तो लगेगी लगेगी। तो यहां पे स्टेट गवर्नमेंट की जो बॉडीज हैं वो क्या कर रही हैं, इन प्राइवेट बॉडीज के ऊपर इल्जाम फेंक रही हैं। लेकिन यहां पे ऑथर बोला ये चल नहीं पाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लगभग 10 साल पहले उपहार सिनेमा फायर ट्रेजेडी केस ऑफ दिल्ली में ये बोला था कि सारी अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल होंगी, चाहे वो यूनियन होम मिनिस्ट्री हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। एक ट्रेजेडी के केस में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे के ऊपर नहीं फेंक सकते। उसके बाद एक और बात वहां पे बोली गई, जो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया है with additional fire safety provision for hospitals is the basis for hospital accreditation systems, but these should be made mandatory and enforced in all states। यानी जो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया है जिसको सेंटर ने
इनैक्ट किया है वहां पे हॉस्पिटल्स के लिए फायर सेफ्टी प्रोविजंस को बनाया गया है और इन्हीं फायर सेफ्टी प्रोविजंस के बेसिस पे हॉस्पिटल को एक्रेडिटेशन दिया जाएगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जब एक्रेडिटेशन देती है तो ये सब चीजें देखती नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ऐसे ही एक्रेडिटेशन दे देती है। इनफैक्ट हॉस्पिटल बिल्डिंग्स आर रेगुलराइज्ड फॉर अनअप्रूव्ड कंस्ट्रक्शंस बाय स्टेट गवर्नमेंट्स एक्टिंग थॉटलेसली, यानी स्टेट गवर्नमेंट्स बिना किसी कोर्ट के, बिना किसी अप्रूवल प्रोसेस के इन हॉस्पिटल्स को हामी दे देती हैं। ज्यादातर केस में इसलिए दे देती हैं कि कम से कम हॉस्पिटल्स तो हैं, लोगों के पास जाने की जगह तो है। अगर हॉस्पिटल को आप अप्रूवल नहीं दोगे तो बेचारे लोग कहां जाएंगे। लेकिन उसके चक्कर में होता क्या है कि जब ये आग लगने जैसे इंसिडेंट हो जाते हैं, जैसा कि अभी विजयवाड़ा और अहमदाबाद में हुआ, तो बहुत जान माल का नुकसान होता है। अगर यहाँ पे स्मोक अलार्म लगे होते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम लिखे होते हैं, लोकल फायर फाइटिंग एड्स होती हैं, तो लॉस ऑफ लाइफ को एलिमिनेट किया जा सकता था। प्लस ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी पेशेंट्स हैं उनको एक लाइफ इंश्योरेंस मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली आपकी किसी हॉस्पिटल में डेथ हो भी जाती है तो आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। जितनी भी आईसीयू के पेशेंट्स हैं वो जहां पे भी आईसीयू में है उनके पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि बिल्डिंग डिजाइन कुछ ऐसा हो कि उनके आईसीयू के रूम से ही एक छोटा सा आउटलेट निकलता हो जो उनको सेफली हॉस्पिटल के बाहर ले जाए। तो इस तरीके की चीजें होनी चाहिए दोस्तों। फिर द मैनी फायर्स इन इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स एंड देयर टेरिबल टॉल शुड लीड टू अ फुल इंस्पेक्शन। सारा एक कंप्लीट इंस्पेक्शन अब होना चाहिए ऑफ ऑल सच फैसिलिटीज फॉर सेफ्टी विद सिविल सोसाइटी कीपिंग अप द प्रेशर ऑन गवर्नमेंट्स टू एक्ट। अब बात ये है दोस्तों, चलिए फुल इंस्पेक्शन तो अच्छा है, मान लीजिए इंस्पेक्शन करके आपने गलती पकड़ ली तो अब क्या करोगे, रोक दोगे इस काम को। कोविड-19 के चलते में वैसे ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, तो इंस्पेक्शन कराइए लेकिन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस लेके आइए, ये जरूरी है। क्योंकि ऑलरेडी हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय पे बर्डन है, हम उसको कम नहीं कर सकते, कमजोर नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, डब्ल्यूएचओ रेलेवेंस इज फेडिंग। इस आर्टिकल की शुरुआत कैसे हो रही है? 1,90,00,000 लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्ट कर चुका है, 7 लाख लोगों की जानें जा चुकी हैं। कोरोना वायरस को हैंडल करने के लिए जो सबसे पहली बॉडी थी वो कौन थी? डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ की बात की जाए, डब्ल्यूएचओ के 6 ज्योग्राफिकल रीजन्स में ऑफिसेज हैं, 150 कंट्री ऑफिसेज हैं। ओके, बीजिंग में बैठता है डब्ल्यूएचओ का कंट्री रिप्रेजेंटेटिव, और बीजिंग के और शहरों में भी इनके ऑफिसर्स हैं, इंक्लूडिंग वुहान। जब वुहान में कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ था उस समय पे डब्ल्यूएचओ का ऑफिशियल वहां पे प्रेजेंट था। ये बोला गया है पहला कोविड-19 पॉजिटिव केस चाइना में नवंबर में ही आ गया था, बट चाइना ने डब्ल्यूएचओ को इन्फॉर्म किया जनवरी में। अब बात ये बोली जा रही थी जब जब चाइना में डब्ल्यूएचओ का ऑफिशियल था उस समय पे अगर चाइना में वुहान में वाइड स्प्रेड ट्रांसमिशन चल रहा था तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि डब्ल्यूएचओ को नहीं पता चला हो। जनवरी तक तो जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और यूएस, इन सब जगहों पे डब्ल्यूएचओ को कोरोना के केसेस दिखते रहे, तब भी डब्ल्यूएचओ उन्होंने कोरोना की सीवियरिटी को दुनिया के सामने नहीं रखा। डब्ल्यूएचओ ने डिसीजन लेने में और पैंडेमिक डिक्लेयर करने में, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने में बहुत देरी कर दी 30 जनवरी। सोचिए, नवंबर में केस आ गया था चाइना में और आपने डिक्लेयर कब किया? 30 जनवरी को। ताइवान हिंट कर रहा था कि भाई ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन चल रहा है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दीजिए, और डब्ल्यूएचओ क्या कर रहा था? चाइना की तारीफ कर रहा था, चाइना को बोल रहा था कि भाई चाइना ने बड़ा अच्छा पैंडेमिक से झेला है। तो कुल मिला के जो डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडहानोम, इनको तगड़ी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया। इनकी जो पैंडेमिक हैंडलिंग है वो गड़बड़ है दोस्तों, बहुत गड़बड़ है। जब नवंबर में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के केसेस दिख रहे थे, चलिए नवंबर नहीं दिसंबर तक तो न्यूज पहुंची होगी ना डब्ल्यूएचओ के पास। डब्ल्यूएचओ के भाई लोग घूमते रहते हैं जगह जगह पे, उनको पता चला, उसके बाद में इंफॉर्मेशन को दबाया गया, भाई कोरोना फैल गया। यहां पे जो डब्ल्यूएचओ के हेड है टेड्रोस एडहानोम, उसके बाद इनके स्टेटमेंट्स भी बहुत गलत आए हैं। इन्होंने ओपनली चाइना को सपोर्ट किया है और यूएसए के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिए। जब यूएसए सवाल पूछ रहा था तो ये ओपनली चाइना को सपोर्ट कर रहे थे, इनकी लीडरशिप को क्रिटिसाइज किया गया यहां पे। और फिर देखिए यूएसए ने अपने फाइनेंसेस खींच लिए। यूएसए तो अपने फाइनेंसेस खींचेगा ही भाई, यूएसए सबसे ज्यादा पैसा देता था इनको। क्यों पैसा देता था? कि अगर बीमारी फैले तो हम लोग को बताइए, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। हालांकि जब बता भी चला उसके बाद भी ट्रंप ने लॉकडाउन लगाने में लेट किया, तो ट्रंप भी रिस्पॉन्सिबल है, दुनिया भर के लीडर्स भी रिस्पॉन्सिबल है, ब्राजील के बोल्सोनारो सब रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सबसे पहले कौन रिस्पॉन्सिबल है? डब्ल्यूएचओ। अगर डब्ल्यूएचओ एडवांस में बता देता तो इकोनॉमी को लॉकडाउन मोड में डाल देते, कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोका जा सकता था। डब्ल्यूएचओ की हैंडलिंग को सार्स में भी क्वेश्चन किया गया था, ओके, लेकिन सार्स में जो लीडरशिप थी वो ग्रो हार्लैंड ब्रंटलैंड की थी। इनकी लीडरशिप को अच्छा बताया गया इस आर्टिकल में।
टेड्रोस एडहानोम में जो अभी कोरोना की हैंडलिंग की है उसकी लीडरशिप को बहुत गलत बताया गया है। तो यहां पे जो हैंडलिंग है इसकी तो बुराई की गई है। 2014 में जो एबोला का आउटब्रेक हुआ था, डब्ल्यूएचओ ने जो उसकी हैंडलिंग की थी उसकी भी बुराई की गई थी। फिर डब्ल्यूएचओ की कुछ फंडिंग पैटर्न को लेके भी कुछ बुराइयां करी जा रही हैं। देखिए, डब्ल्यूएचओ को जो दो पैसा आता है वो दो तरीकों से आता है, एक होता है असेस्ड कंट्रीब्यूशन, एक होता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। असेस्ड कंट्रीब्यूशन जो डब्ल्यूएचओ है वो अपने हिसाब से खत्म कर सकता है एज डिसाइडेड बाय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, लेकिन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कंट्री वाइज आता है, और अगर कंट्री वाइज वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आएगा तो उस कंट्री के हिसाब से वो पैसा खत्म किया जाएगा। तो मतलब ये असेस्ड कंट्रीब्यूशन अगर 100 रुपए है और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन अगर 500 रुपए है, तो ये 100 रुपए तो डब्ल्यूएचओ की असेंबली खुद मिलेगी, बातचीत करेगी, उस हिसाब से पैसे खत्म करेगी, और इन 500 रुपयों को जो कंट्री दे रही है वो कंट्री बताएगी कि हाँ हाँ भाई हम इन इलाकों में खर्चा चाहते हैं, इन इलाकों में खर्चा करिए, और डब्ल्यूएचओ करना पड़ेगा। खास बात दोस्तों ये है, ओवरऑल जो पैसा आया 2018-19 में डब्ल्यूएचओ के पास, उसमें वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन 80% थे, एसएस कॉन्ट्रीब्यूशन केवल 17%, यानी टोटल बजट का केवल 17% डब्ल्यूएचओ की असेंबली अपने हिसाब से खत्म कर सकती थी जहां पे जरूरत हो। बाकी बचा हुआ 80% जो कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में था, वो जो कंट्री पैसा दे रही जिस हिसाब से, उस हिसाब से आपको खत्म करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो फंडिंग पैटर्न है, उस फंडिंग पैटर्न के चलते में जो डिसीजन मेकिंग की ऑटोनॉमी होती है ना डब्ल्यूएचओ की, वो चली जाती है। और यूएसए ने भी कभी कभी डब्ल्यूएचओ की ऑटोनॉमी को डिस्टर्ब किया है। ऐसा नहीं है कि यूएसए कोई बहुत दूध का धुला है, लेकिन चाइना ने यहां पे बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाया है, जिसके चलते कोरोना पूरे देश में फैल गया, पूरी दुनिया में फैल गया, और डब्ल्यूएचओ ने कहीं ना कहीं उसका साथ दिया है। ऑब्वियसली डायरेक्टली साथ नहीं दिया है, लेकिन हाँ, जब चाइना इस कोरोना पैंडेमिक को हैंडल कर रहा था उस समय पर डब्ल्यूएचओ को काउंटर करके दुनिया को बताना चाहिए था कि कुछ इस तरीके की बीमारी फैल रही है, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने वो नहीं किया। हो सकता है डब्ल्यूएचओ भी उस समय तक इसकी सीवियरिटी को नहीं समझ में पाया होगा, लेकिन अब जिस सीवियर स्टेट में कोरोना हमारे सामने है वो हमें नजर आ ही रहा है। फाइनली आर्टिकल पे चलते हैं दोस्तों, अपने आखिरी आर्टिकल, बहुत लंबा हो गया आज का लेक्चर, मेकिंग अप फॉर शॉर्टफॉल्स इन जीएसटी कलेक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन इसका मैं आपको दे चुका हूं। जीएसटी को लागू किया गया, लागू करने के बाद यह बोला गया कि देखिए भाई 5 साल तक स्टेट्स को कुछ पैसा देंगे एज अ कंपनसेशन। जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस कब कराया गया था? 2014 में। भैया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, अगर आप टैक्स के पैटर्न को बदलोगे तो पैसा तो देना पड़ेगा। शुरुआत में यह रखा गया, बोला गया कि भैया 1% का कंपनसेशन दिया जाएगा इंटर स्टेट ट्रेड पे, यानी मान लीजिए गुजरात टू महाराष्ट्र कोई सामान बन के जाता है तो गुजरात को 1% मिल जाएगा। बाद में जब जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट आया 2017 का, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट आया 2017 का, इसके थ्रू क्या बोला गया? इसके थ्रू ये बोला गया कि भाई स्टेट्स का जितना भी जीएसटी रेवेन्यू आ रहा है उतना जीएसटी रेवेन्यू हम 5 साल तक स्टेट्स को देंगे। ये किसने बोला? सेंटर ने। और ये बोला 2015-16 को बेस मानते हुए हर साल हम 14% से इस टैक्स रेवेन्यू को बढ़ा के देंगे। 14% से टैक्स रेवेन्यू को बढ़ा के दोस्तों इसलिए दिया गया है, उसका रीजन ये था कि स्टेट्स का एसेंट चाहिए था इस जीएसटी को अप्रूव कराने में, और स्टेट्स आसानी से एसेंट दे नहीं रहे थे, और अगर जीएसटी को लेके आना था, लागू करना था, तो स्टेट्स की एसेंट जरूरी थी। इसलिए स्टेट्स को बहुत सारे बेनिफिट्स देने थे, और एक बेनिफिट यह था कि हर साल आपको 14% से बढ़ के मिलेगा रेवेन्यू। अच्छा, सरकार ने बोला कि हम आपको कंपनसेशन तो देंगे, बट वो कंपनसेशन आएगा कहां से? स्टेट्स को देने वाला पैसा आएगा कहां से? तो सरकार ने बोला कि कुछ आइटम्स पे हम एक कंपनसेशन सेस लगाएंगे, जैसे कि पान मसाला की सेल पे, सिगरेट की सेल पे, टोबैको प्रोडक्ट्स की सेल पे, बेवरेजेस की सेल पे, खासकर कैफिनेटेड बेवरेजेस की सेल पे, कोल के सेल पे, पैसेंजर मोटर व्हीकल की सेल पे हम लोग एक सेस लगाएंगे, जीएसटी सेस। और इस सेस में जो पैसा आएगा उस पैसा के बेसिस पे हम सरकार को, ये जो स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना है वो हम कंपनसेशन दे देंगे। 2017 में इस चीज को लागू किया गया, लेकिन आप देखोगे 2017-18 ठीक चला, 2018-19 ठीक चला, लेकिन 2019-20 में जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट जाएगा बिगड़। कैसे बिगड़ जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप साल 2019-20 की बात करो दोस्तों, तो साल 2019-20 में मार्च में जाके लॉकडाउन लगा है, तो मान के चल लीजिए साल 2019-20 में 1 या 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगा है। इस 2019-20 में ये जो कंपनसेशन सेस था, जिसके थ्रू सरकारों को, राज्य की सरकारों को पैसा देना था, कंपनसेशन देना था, इसमें कितना पैसा आया? 95,444 करोड़ रुपए। लेकिन राज्य सरकारों को दिया कितना गया कंपनसेशन?
1,65,302 करोड़ रुपए। तो पहले 2 साल 2017-18 और 2018-19 इस कंपनसेशन सेस में जो पैसा आया उससे आराम से स्टेट्स को पैसा दे दिया गया। लेकिन बाद में जो पैसा आया वो था 95,944 करोड़ रुपए, और ये जो 95,944 करोड़ था ये किसी भी तरीके से 1,65,302 करोड़ को पूरा करता नजर नहीं आ रहा था। तो कुल मिला के समझ में ये आया कि भैया ये जो कंपनसेशन सेस ले रहे हैं हम लोग किस तरीके की चीजों पे, पान मसाला पे, सिगरेट पे, कैफिनेटेड बेवरेजेस पे, ये इनफ नहीं है पैसे को पूरा करने के लिए। और खास बात ये है कि 19-20 में कोरोना का इफेक्ट उतना नहीं है, क्योंकि 2019-20 में जो कोरोना का लॉकडाउन लगा था वो केवल 2 हफ्तों के लिए लगा था। तो 2019-20 में सिर्फ कोरोना रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस शॉर्टफॉल के लिए। यानी कुल मिला के ये जो कंपनसेशन सेस है जिसके बेसिस पे आप स्टेट्स को पैसा देने की सोच रहे थे, वो आइडिया आपका फ्लॉप हो गया और आगे और फ्लॉप होने वाला है, क्योंकि अब कोरोना का इफेक्ट आ गया है। तो बात ये हो रही है कि जो 2022 तक पैसा देना है राज्य सरकारों को, ये दिया कैसा जाए। तो भैया इसमें कुछ स्टेप्स बताए गए। पहला स्टेप आप सामने देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करिए, और ये जो सेस देने की बात कही गई थी ये केवल भाई जून 2020 तक रखिए, यानी जो 5 साल तक स्टेट्स को कंपनसेशन देने की बात कही गई थी इसको केवल 3 साल का कर दीजिए। ये होना बहुत पॉसिबल है, क्योंकि स्टेट्स बवाल मचा देंगे। दूसरा, सेंटर के पास जो खुद का रेवेन्यू आ रहा है, कस्टम ड्यूटी आ रही, इनकम टैक्स आ रही, इसमें से निकाल के पैसा स्टेट्स को दे दीजिए। स्टेट्स यही चाहते हैं, बट सरकार ऐसा कर नहीं सकती, क्योंकि सरकार को हेल्थ में पैसा लगाना है, सरकार को इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ जूझना है, सरकार को डिफेंस में पैसा खत्म करना है। तीसरा तरीका क्या है कि सेस फंड के बिहाफ पे सेंटर मार्केट से पैसा उठा ले। ओके सर, मतलब इंटरनेशनल मार्केट से या डोमेस्टिक मार्केट से पैसा उठा ले, आईएमएफ से उठा ले, वर्ल्ड बैंक से उठा ले। तो सरकार क्या ये करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। या फिर सरकार स्टेट से ये बोले कि देखिए जैसे जैसे सेस फंड में पैसा आता जाएगा वैसे वैसे हम आपको पैसा देते जाएंगे। लेकिन स्टेट्स क्या बोल रहे हैं? हमको तुरंत पैसा दो भैया, हमको कोरोना के लिए लड़ना है। और चौथा, सेंटर स्टेट्स के साथ बातचीत करके ये बोले कि देखिए जो 14% की ग्रोथ है अब ये अनरियलिस्टिक है, कोरोना के पैंडेमिक को हम फोर्स ही नहीं कर सकते थे, हाँ हम आपको इतना पैसा नहीं दे सकते हैं। लेकिन स्टेट्स आपको लगता है क्या इस बात को मानेंगे? ऑब्वियसली नहीं मानेंगे दोस्तों। तो बेस्ट 2 तरीके यहां पे नजर आ रहे हैं। एक तरीका तो ये नजर आ रहा है कि स्टेट अपने रेवेन्यू से पैसा दे दे, वो देने वाला नहीं। सेंटर अपने रेवेन्यू से पैसा दे दे, इनकम टैक्स से, कस्टम ड्यूटी से पैसा दे दे, वो होने वाला नहीं है। दूसरा, सेंटर मार्केट से पैसा उठा ले स्टेट्स को देने के लिए, वही लग रहा है। ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है कि सेंटर हो सकता है सेस फंड के बिहाफ पे मार्केट से पैसा उठा ले देने के लिए राज्य सरकारों को। अब क्या होगा ये तो देखिए समय ही बताएगा। तो मैं जल्दी से अपने सारे को खत्म कर देता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर अच्छी लगी तो शेयर किए बिना मत जाइएगा। गुड बाय।